हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीकेजीएस। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आपके सामने इतिहास की एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई उसके आगमन की पूरी कहानी एकदम विस्तार से। और इस टॉपिक को दोस्तों ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न आपको ज़रूर दिख जाएंगे। दोस्तों, यूरोपियन कंपनियों का आगमन जो हुआ, इसमें कितनी कंपनियां आई बाहर से भारत व्यापार करने के उद्देश्य से, और वो कौन कौन सी कंपनियां थी, तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। फिर जानेंगे हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो इस वीडियो में जो ये 5 ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन सबों के बारे में बहुत ही विस्तार से हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों, हर कंपनी के नाम में ईस्ट इंडिया क्यों लगा हुआ है? दोस्तों, ये जितनी भी कंपनियां आई थी ये पूरब से आई थी, ठीक है। भारत पूरब में पड़ जाता है और ये सब यूरोपियन कंपनियां थी जो भारत में आई, इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक बेहतरीन क्लास। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक जान लेते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट, जिससे कि आपको यह टॉपिक आसानी से समझने में मदद मिले। दोस्तों, ये था इधर यूरोप और ये है हमारा भारत। भारत के पश्चिम में और यूरोप के पूरब में भारत था। इसके बीच में ये जो मार्ग आपको दिख रहा है, ये स्थल मार्ग से भारत और यूरोप के बीच में पहले भी व्यापार खूब हुआ करते थे। और आपको याद होगा कि सिंधु सभ्यता जब चल रही थी तब भी भारत का व्यापार विदेशों से हो रहा था। तो यूरोप और भारत के बीच व्यापार इस मार्ग के द्वारा चल रहा था। होता क्या है दोस्तों कि ये जो बीच में एक जगह है कस्तंतुनिया, इस जगह पर एक बार अरबों का आक्रमण हो जाता है। और यह आक्रमण दोस्तों 1453 में होता है। जब इस पे अरबों का आक्रमण होता है तो अरबों का वर्चस्व इस वाले इलाके में पड़ जाता है और वो इस रास्ते को, इस रूट को अवरुद्ध कर देते हैं व्यापार करने के लिए। अब क्या होता है कि भारत और यूरोप के बीच का जो व्यापारिक संबंध था वो इस अरब के कारण टूट जाता है, ठीक है। और फिर व्यापार जो है एक तरह से बंद हो जाता है। अब यूरोप को भारत आने के लिए कोई दूसरा मार्ग ढूंढने की जरूरत थी। और इसी क्रम में जिस समय भारत में ये घटना जिस समय घटी, उस समय भारत में मध्यकालीन जो इतिहास था वो चल रहा था, मध्यकालीन इतिहास चल रहा था, जिसमें मुगलों का शासन चरम पर था। और यूरोप की अगर हम बात करें इधर यूरोप में, तो यूरोप में उस समय पुनर्जागरण का विस्तार हो चुका था। पुनर्जागरण और नए नए व्यापारिक क्षेत्रों की खोज की शुरुआत हो गई थी। इसी खोज के दौरान जो आधुनिक यूरोप था उसमें भारत की खोज की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, यहाँ से एक आदमी निकलता है यूरोप से जिसका नाम था कोलंबस। आपको पता होगा कि कोलंबस भारत की खोज में निकलता है, लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच जाता है और वो अमेरिका की खोज कर डालता है। फिर यहीं से एक और आदमी निकलता है जिसका नाम है वास्को डिगामा। आपने सुना होगा दोस्तों कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। बिल्कुल ये गलत है। क्या वाकई में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी? जी नहीं, भारत कोई खोया हुआ थोड़ी था कि वो खोजेगा। वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी, ये कह सकते हो। या आप यह कहो कि यूरोपियन थे उनके लिए भारत का समुद्री रास्ता दिखाया था वास्को डिगामा ने। तो यहीं से निकले थे वास्को डिगामा और पहुंचे थे कहाँ? भारत। तो ये जो बीच की थोड़ी बहुत जो कहानी थी, क्यों आखिर समुद्री रास्ते की खोज की जरूरत पड़ी, तो ये है 1453 का अरबों का आक्रमण। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों टॉपिक के अंदर और शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर हम बात करें भारत में जो व्यापारिक कंपनियां आई उसमें उनका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो यूरोपियन कंपनी का उद्देश्य जो एक बार एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछा जा चुका है, ये था उद्देश्य 3G। 3G जो मोबाइल आप यूज करते हो वो 3G नहीं था। इस 3G का मतलब होता है गोल्ड, गॉड और ग्लोरी। इन 3 शब्दों के लिए यूरोपियन कंपनी भारत आई थी। और इसमें इनका एक और उद्देश्य छुपा हुआ था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। तो ये 3 उद्देश्य के लिए 3G वर्ड एक दो बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब चलते हैं कैसे, किन किन लोगों से ये चैप्टर की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले दोस्तों जो कोलंबस था, कोलंबस कहाँ के थे? याद रखना, इटली के थे। कोलंबस कहाँ के थे? इटली के थे। और ये नए नए जगहों के खोजे जाने के लिए
काफ़ी प्रसिद्ध थे, बहुत ही दिल लगाकर कोई काम करते थे और इनके पीछे स्पेन खूब पैसे खर्च करता था। स्पेन इनको खर्च देता था नए नए जगहों को खोजने के लिए और इसी क्रम में ये निकले हैं भारत की खोज के लिए। लेकिन 1492 ईस्वी में इन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली है। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि अमेरिका की खोज किसने की है, तो याद रखना है कोलंबस ने की है। कोलंबस कहाँ के थे, इटली के थे और ये कहाँ से निकले थे इसकी खोज के लिए, स्पेन से निकले थे। ठीक है, आगे देखें एक और आदमी का नाम जो काफी महत्वपूर्ण है, बार्थोलोम्यू डायज। बार्थोलोम्यू डायज जो नाम है, इन्होंने आशा अंतरिप को इंग्लिश में हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप। दोस्तों ये केप ऑफ गुड होप समुद्र के बीचों बीच एक जगह है जिसकी खोज बार्थोलोम्यू डायज ने की थी और ये किया था 1487 में। इसी केप ऑफ गुड होप के रास्ते वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं। आखिर वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे हैं, तो इन्होंने भारत की समुद्री रास्ते की खोज की है 1498 में। तो इस चैप्टर के ये तीन नाम कोलंबस, बार्थोलोम्यू डायज और वास्को डी गामा, इन तीनों का नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग कहानी, जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है। सबसे पहले दोस्तों भारत में कुल 7 कंपनियां आई, सात नहीं 6 कंपनियां आई और इन 6 में जो महत्वपूर्ण है वो 3-4 ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन हम सबके बारे में आपको कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे इस वीडियो में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आने वाली पहली यूरोपियन कंपनी बनी और ये आई थी दोस्तों 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आए थे। दोस्तों एक बात याद रखना कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने वाली सबसे पहली यूरोपियन कंपनी थी और भारत से जाने वाली सबसे अंतिम यूरोपियन कंपनी बनी। मतलब ये सबसे पहले आया और सबसे बाद में भारत से गया है। इसके बाद दोस्तों आगमन होता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1596 में डच के प्रथम व्यापारी भारत आते हैं और यहीं से इनका आगमन भी माना जाता है और इनकी जो फैक्ट्री है इसकी स्थापना 1602 में हुआ है। तो किसी किसी किताब में दोस्तों आप 1602 में आगमन भी देखोगे जो कि गलत हो जाएगा। 1596 में पहला डच भारत आया था और यहीं से इनका आगमन भी माना जाता है। इसके बाद आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम कैसे भूल सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर तकरीबन 200 साल तक शासन किया, ऐसा हम जानते हैं और ये कंपनी आती है भारत में 1600 ईस्वी में। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये 1616 में आई है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये 1731 में आई है। तो ये 6 यूरोपियन कंपनियों के आगमन के जो ईयर हैं इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि इन कंपनियों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई ये कहाँ कहाँ लगाई थी, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें यूरोपियन कंपनी की पहली फैक्ट्री, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री कहिए या व्यापारिक कोठी कहिए, इन्होंने कोचीन में लगाया था 1503 में। ठीक है, इसका डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो इसने मसूलीपट्टनम में 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैबल की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो इन्होंने सूरत में 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाती है और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो इनके आगे मैंने डॉट डॉट छोड़ा है क्योंकि ये आज भी विवाद में है कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। किसी किसी किताब में आप श्री रामपुर देखोगे जो बंगाल में है, तो किसी किसी किताब में त्रिवेंद्रम देखोगे जो तमिलनाडु में है। इससे प्रश्न आपके न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री दोस्तों 1668 में सूरत में लगाई थी। ठीक है, तो ये इन कंपनियों के प्रथम फैक्ट्री के साल और जगह याद रखना है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उसका कुछ इतिहास भारत में उतना प्रभावकारी नहीं है, इसलिए उसके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक एक कंपनी के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी। दोस्तों ये भारत आने वाली पहली ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसे याद रखेंगे। 17 मई 1498, ये डेट ध्यान में होना चाहिए आपको। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा समुद्री रास्ते की खोज करते हुए सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे। ये कालीकट बंदरगाह दोस्तों केरल में पड़ता है। ठीक है, उस समय केरला के जो जगह जो कालीकट है वहां के जो राजा थे, कालीकट के जो राजा हैं वो थे जमोरिन। ठीक है, शासक लिखना था यहाँ पर, संसद लिखा गया है। जमोरिन जो है ये वास्को डी गामा का बड़ा ही भरपूर स्वागत करते हैं।
ठीक है। वास्को डी गामा भारत आया कैसे था? तो ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते होता हुआ भारत आया था। इसी जगह इसे एक गुजराती मिलता है, गुजराती व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल नमीद। इन्होंने इनकी सहायता की और इन्हीं की सहायता से वास्को डी गामा भारत तक पहुंचे थे। ठीक है। भारत से जब ये लौट रहे थे, भारत में जब ये आए तो करीब 2-3 महीने रहे यहाँ, और यहाँ रहने के बाद जब यहाँ से ये लौट रहे थे तो आपको पता है कि केरल मसालों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये यहाँ से बहुत सारे मसालों को लेकर पुर्तगाल चले गए। वहाँ जाने पर जब वो उन मसालों को बेचते हैं तो इनको 60 गुना फ़ायदा होता है, और इस फायदे से पूरा पुर्तगाल अचंभित हो जाता है, क्योंकि उनको एक ऐसा देश मिल चुका था व्यापार के लिए जहाँ व्यापार करना फायदे ही फायदे को दिखा रहा था। और यहीं से शुरुआत हो जाती है भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार की। चलिए, वास्को डी गामा अपनी जीती जिंदगी में 3 बार भारत आए थे। पहली बार जब वो भारत आए तो 1498 में, दूसरी बार 1502 में, और तीसरी बार 1524 में। ये 3 बार भारत आए थे। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। वास्को डी गामा जब तीसरी बार भारत आते हैं, इसी साल इनकी मृत्यु भी हो जाती है। 1524 में ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, वास्को डी गामा के नाम पर गोवा में एक शहर का भी नाम रखा गया है, और गोवा आप जानते ही होंगे। अगर आप गोवा के बारे में नहीं जानते हो तो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में गोवा की एक बेहतरीन और बहुत ही डिटेल वीडियो बनी हुई है, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली बने थे पेड्रो अल्वारेज केब्राल। याद रखना है, थोड़ा सा नाम डिफरेंट टाइप का है। पेड्रो अल्वारेज केब्राल ये भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली बने थे। भारत में जब पुर्तगालियों का आगमन स्टार्ट हो गया तो इन्होंने धीरे धीरे अपना व्यापार प्रसार बढ़ाना स्टार्ट किया। अब जब व्यापार बढ़ाया तो इन्होंने देख रेख के लिए वायसराय की नियुक्ति करना भी शुरू कर दी, और इसी क्रम में पुर्तगालियों के प्रथम वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को द अल्मेडा को नियुक्त किया जाता है, जो 1505 से लेकर के 1509 तक भारत में पुर्तगालियों के वायसराय के रूप में कार्य किए थे। इन्होंने ही, फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने ही हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाई थी। ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, कई बार स्टेट पीएससी के एग्जाम में पूछ लिए गए हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने शुरू किया था। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय थे फ्रांसिस्को द अल्मेडा, जो पहले वायसराय थे, इन्होंने इस पॉलिसी की शुरुआत की थी। ठीक है। पुर्तगालियों के दूसरे वायसराय के रूप में बने थे अल्फांसो द अल्बुकर्क। याद रखना है, अल्फांसो द अल्बुकर्क ये पुर्तगालियों के दूसरे वायसराय चुने गए थे। ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के आने के बाद पुर्तगालियों का भारत में एक बेहतरीन अस्तित्व कायम हो गया था। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी कोचीन में बनाई थी। याद रखना है, पुर्तगालियों की पहली राजधानी कहाँ बनी थी? कोचीन में बनी थी। जब अल्फांसो द अल्बुकर्क मतलब पुर्तगाली के वायसराय बन के भारत आए तो इन्होंने गोवा को 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से छीन लिया था, या आप यह कहो कि जीत लिया था। कब जीता था? 1510 में। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि गोवा पर भारत से पहले किस कंपनी का या किस देश का अधिकार था? तो आंसर होगा दोस्तों पुर्तगाल का। ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु भारत में ही हो गई है। 1515 में इनकी मृत्यु हो गई है और इनको गोवा में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया है दोस्तों? गोवा में। तो हो सकता है आपसे यह भी पूछें कि पुर्तगालियों के किस वायसराय को भारत में दफनाया गया है? तो आंसर होगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। इनके नाम को याद रखना बड़ा आसान है। कैसे? अल्फांसो, फांस माने फंस गए, आए भारत में और फंस गए, यानी यहीं रह गए, तो ऐसे भी याद रखिएगा। ठीक है। पुर्तगालियों ने दक्षिणी पूर्वी तट पर अपनी एक बस्ती बसाई थी। दक्षिणी पूर्वी तट पर अपनी एक बस्ती बसाई थी जिसे संथोमे नाम से जाना जाता है। तो यह प्रश्न भी याद रखना है कि संथोमे क्या था? तो पुर्तगालियों की एक बस्ती थी जो दक्षिणी पूर्वी तट पर बसी हुई थी। ठीक है। अगला देखें तो पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था ये कोची से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। किसके द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था? तो मुख्यालय डेट मीन्स राजधानी कहिए आप, तो नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो है ये 1530 में पुर्तगालियों के वायसराय बनते हैं, और इन्होंने इसका जो मुख्यालय है, जो राजधानी है, जो कोचीन में बना हुआ था अल्फांसो के समय में, उससे बदल करके कहाँ ले आते हैं? गोवा ले आते हैं। और नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की भारतीय राजधानी घोषित कर दी। तो इस तरह से प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि किस वायसराय ने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया है? उनका नाम है नीनो डी
कुन्हा। ठीक है, आगे देखें तो दीव, दमन और दीव का नाम तो सुना ही होगा आपने। इन दोनों क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का ही अधिकार था। दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार 1535 में नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में ही हुआ था और दमन पर अधिकार इनका 1559 में हो गया था। तो इस तरह से गोवा और दमन और दीव इन तीनों पर पुर्तगालियों का अधिकार था और बाद में चल करके भारत सरकार का अधिकार इस पर हो जाता है। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट। नीनो डी कुन्हा के बाद दोस्तों पुर्तगाली वायसराय बने थे जोवो डी कैस्ट्रो। क्या नाम है? जोवा डी कैस्ट्रो। इनका भी नाम याद रखना है। अच्छा, उस समय पुर्तगालियों ने एक व्यवस्था चलाई थी जिसे हम कार्टेज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। कार्टेज व्यवस्था क्या था दोस्तों? तो पुर्तगाली अपने अधिकार क्षेत्र में जो समुद्री मार्गों पर सुरक्षा की एक कर वसूली करते थे। ठीक है, तो सुरक्षा लगाते थे और जो वहां से जहाज गुजरती थी इनके मार्गों से, उनसे ये टैक्स लेते थे। उसी टैक्स को दोस्तों कहा जाता था कार्टेज व्यवस्था। तो याद रखना है, कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत किसने की है? तो पुर्तगालियों ने की है। ठीक है, समुद्री मार्गों पर सुरक्षा कर जो होता था उसी को कार्टेज व्यवस्था कहा जाता था। संत जेवियर, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, पुर्तगालियों का भारत आने के पीछे का एक उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी था। तो इसी क्रम में संत जेवियर जो है ये भारत आते हैं 1542 ईस्वी में और 1560 में गोवा में एक धर्म न्यायालय की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से भारत में अब ईसाइयों का वर्चस्व बढ़ने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट जो है याद रखना है, भारत में गोकित स्थापत्य कला। ये गोकित स्थापत्य कला जो है ये चर्च बनाने की एक कला है, आर्ट है। इसमें चर्चों का निर्माण किया जाता है। तो ये पुर्तगालियों ने ही शुरू किया है। ठीक है, और भारत में जहाज निर्माण की बात करो, प्रिंटिंग प्रेस की बात करो, तंबाकू, आलू, गन्ना, पपीता, इन सबों की खेती जो है वो पुर्तगालियों की ही देन मानी जाती है। ठीक है, अच्छा, जब पुर्तगालियों की स्थिति थोड़ी सी डगमगाने लगी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा सा बड़ा होने लगा था, तो उसी क्रम में पुर्तगाल की एक राजकुमार जिसका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा। कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से 1661 ईस्वी में कर दी जाती है और पुर्तगालियों ने इस ब्रिटेन के राजकुमार को दहेज में बंबई दे दिया। ठीक है, बंबई दहेज स्वरूप दे दिया जाता है जैसे कि उनकी यह अपनी संपत्ति हो, है ना। तो देखिए कहाँ से आए, कहाँ विवाह किया और क्या दहेज में दिए। तो बंबई को दहेज में दे दिया पुर्तगालियों ने, किसे? ब्रिटेन के राजकुमार को। अच्छा, बंबई जो है जब इनको दहेज में मिला तो 1668 में इसने क्या किया कि 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराया पर इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया इस राजकुमार ने। मतलब देखिए दहेज में लेने वाली चीज को भी लोग किराए पे लगा दिया। कब लगाया है? तो 1668 में। याद रखना 10 पाउंड प्रति वर्ष, ये किराया का दर भी याद रखेंगे दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके नोट्स में दिख रहा है, यहाँ पे पूछा जाता है ये कि बंबई शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था गेराल्ड ऑन्गियर ने। किसने किया था दोस्तों? गेराल्ड ऑन्गियर ने बंबई शहर की स्थापना की थी, याद रखना। अच्छा, गेराल्ड ऑन्गियर जो है ये सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई के गवर्नर थे ना। सूरत के प्रेसिडेंट थे और बंबई के गवर्नर थे। ये इन्होंने इसकी स्थापना की है, तो याद रखना है ये। चलते हैं आगे कि भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को कब अपने अधिकार में लिया है। तो पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया 18 दिसंबर 1961 को। ठीक है, और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों 1987 में। तो इस तरह से पुर्तगाल से संबंधित जितने भी फैक्ट थे उसको हमने आपको शेयर कर दिया। इसे अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को बीच में छोड़ के कहीं मत जाइए, पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए ताकि एक एक फैक्ट आपके जहन में बैठ जाए। अब बात करते हैं दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों डच जो है ये नीदरलैंड के निवासी को कहा जाता था, यानी डच जो है वो नीदरलैंड से आए थे। इसका एक और नाम है हॉलैंड, भी इसका एक नाम है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। पुर्तगाली के बाद भारत आए थे डच और प्रथम डच यात्री जिसका नाम था कार्लेनियस हाउटमैन। याद रखना है आपका नाम, कार्लेनियस हाउटमैन। ये पहले डच यात्री थे जो 1596 में भारत यानी सुमात्रा पहुंचे थे। ठीक है, भारत के नजदीक में सुमात्रा था, वहां पहुंचे। इस कंपनी की स्थापना दोस्तों 1602 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1602 ईस्वी में हुई है और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री दोस्तों मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया है और दूसरी फैक्ट्री गोलिड्रा नाम से, याद रखना, गोलिड्रिया नाम से
पुलिकट में इन्होंने स्थापित की 1610 में। इस फैक्ट्री की दोस्तों खासियत यह थी कि यहाँ पर डच जो है अपने स्वर्ण मुद्रा या स्वर्ण के सिक्के कह सकते हो, जिसको उस समय पैगोडा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो पैगोडा की ढलाई यहाँ पर करते थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डचों ने अपने स्वर्ण सिक्कों को कहाँ ढालना स्टार्ट किया था? तो पुलिकट में। क्या नाम था उस फैक्ट्री का? गोलिड्रिया, है ना? तो ये याद रखना है। डचों ने भारत में दोस्तों प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे। दोस्तों यहाँ पर वेतन भोगी जो वर्ड है, इसका मतलब आप मजदूर कह लीजिए, स्टाफ कह लीजिए, एम्प्लॉय कह लीजिए, ठीक है। इससे पहले कोई भी औद्योगिक जो एम्प्लॉय है वो उन्होंने नहीं रखा था। सबसे पहले डचों ने ही अपने यहाँ औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे, ये याद रखेंगे आप। डच कंपनी का नाम क्या था? किस नाम से ये बना था? तो याद रखना है वेरिंगजे ओस्ट इंडीचे, है ना, या इंडिसे भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ये डचिस नाम है, डच के नाम है, तो वर्ड थोड़ा सा पता रहेगा आपका। डच ने ऑक्युपाइड कर लिया था, अधिकार कर लिया था मलाक्का को 1631 में, और इन्होंने कैप्चर कर लिया था केप ऑफ गुड होप को भी 1652 ईस्वी में। दोस्तों फर्स्ट कंपनी टू इशू स्टॉक, याद रखना ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये पहली कंपनी बनी जिन्होंने स्टॉक को इशू किया था। आज आप कहते हो ना शेयर मार्केट, तो देखो कितना पुराना स्टॉक की कहानी है। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली कंपनी बनी थी जिन्होंने स्टॉक को इशू कर दिया था, ठीक है। फर्स्ट परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडोनेशिया में, ये भी याद रखना है कि पहला परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट जो है इसको इंडोनेशिया में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही लॉन्च किया था। दोस्तों डच जो है ये कपड़े के व्यापार को ज़्यादा प्राथमिकता दिए थे। तो यह प्रश्न भी कई बार एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है कि डचों ने किसके व्यापार को ज़्यादा प्राथमिकता दिए थे? तो कपड़ों के व्यापार को। डचों का भारत में अंतिम रूप से अगर हम पतन देखें तो 1759 ईस्वी को हो जाता है, और इस समय एक युद्ध लड़ा जाता है डच और अंग्रेजों के बीच, जिसे हम कहते हैं वेदरा का युद्ध, ठीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 1759 में 59 में यह युद्ध लड़ा जाता है। और वेदरा दोस्तों ये बंगाल में पड़ता है। वेदरा कहाँ पड़ता है? बंगाल में। और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और डचों को इस युद्ध में हरा दिया जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि डचों का अंत वेदरा के युद्ध के बाद हो जाता है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख रहे हैं, और इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो हम लाएंगे बहुत जल्द, जिसमें इसके सारे वायसराय के कार्यकाल और उनसे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में इसकी स्थापना की गई थी, और उस समय वहाँ की जो महारानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। वहीं अगर आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उस समय भारत में शासक कौन था? तो उस समय मुगलों का शासन चल रहा था दोस्तों, और शासक थे अकबर। याद रखना है अकबर उस समय भारत के राजा थे। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये 217 पार्टनर के साथ की गई थी। 217 साझेदार मिले थे। इसके बाद चल करके इस कंपनी की स्थापना की गई थी और इन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। दोस्तों आगे अगर हम देखें तो इस कंपनी का पहला गवर्नर कौन बना था? उनका नाम याद रखना है थॉमस स्मिथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर बने थे 1600 ईस्वी में, ठीक है। और भारत आने वाला पहला जहाज अगर हम देखें तो रेड ड्रैगन बना था, जो भारत आया था पहली बार, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। 1609 ईस्वी में दोस्तों जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति लेने गए पहले अंग्रेज कौन थे? तो उनका नाम है कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और कैप्टन हॉकिंस जो है ये ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में गए थे। चलो दोस्तों बताओ जहांगीर के बचपन का क्या नाम है? आप कॉमेंट में जरूर बताएंगे जहांगीर के बचपन का नाम। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया और अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडलवर्थ, याद रखना है थॉमस एडलवर्थ के अधीन एक व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी।
तो ये याद रखना है, थॉमस एडलवर्थ के अधीन ही ये कंपनियां खोलने का फरमान जारी किया था जहांगीर ने 1613 में। दोस्तों अगर भारत में अंग्रेजों की कंपनियों की कहानी देखें, हम उनकी फैक्ट्रियों की कहानी देखें, तो कई पॉइंट हैं जो आपको कन्फ्यूज एग्जाम में करेंगे। जिसमें पहला बार अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि पहली बार अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो आंसर रखेंगे आप सूरत में। कहाँ लगाई थी दोस्तों? सूरत में। यहाँ देखो 1609 में अनुमति लेने ही गए थे, लेकिन आ तो गए थे बहुत पहले, तो इस बीच बिना अनुमति की ही ये व्यापार कर रहे थे। और 1608 ईस्वी में, कब में दोस्तों? 1608 ईस्वी में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया था सूरत में। और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई थी, तो सूरत में। अगला पॉइंट देखो दोस्तों, पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला था। आपको पर्टिकुलर क्षेत्र देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी तट पर इन्होंने कब खोला, कहाँ खोला। और पश्चिमी तट की हम बात करें, पश्चिमी तट की बात करें, गुजरात वाले इलाके की बात करें, तो सूरत में इन्होंने 1613 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। यहाँ जो ये जो देख लो 1608 वाला पॉइंट, ये सिर्फ एक प्रयास था जो किया गया था और यही इतिहास का प्रश्न बन जाता है। फाइनली 1613 में जब इनको फरमान जारी कर दिया जाता है, तब सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री कानूनन तौर पर स्थापित कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो पढ़ो या कहीं कहीं आपको थॉमस रो भी देगा, इन्होंने इसको अपना राजदूत बना करके मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में भेजा था। ठीक है, और ये जब भारत आए थॉमस रो, तो इन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां से अंग्रेजों के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर सफल होकर निकले थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर ने किस अंग्रेज को व्यापारिक छूट देने का फरमान जारी किया या उनको अनुमति दे दी, तो वो थे सर थॉमस रो। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से भारत में व्यापार प्रसार अपना शुरू कर देती है और धीरे धीरे वो भारत में व्यापार का अपना जो एक पूरा साम्राज्य था वो फैलाना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों यही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और इसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो आएगी बहुत जल्द, थोड़ा सा इंतजार आप जरूर करेंगे। दोस्तों आगे देखते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इतनी बड़ी, ये चल कैसे रही थी, तो ये गवर्नरों की सहायता से, गवर्नर जनरल की सहायता से और वायसराय, ये तीनों क्या थे, इसके ऊपर हम लोग अभी विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों जब इन्होंने अपनी व्यापार शुरू की तो बंगाल उस समय भारत में केंद्र माना जाता था हर मामलों में, तो इन्होंने बंगाल में ही अपने साम्राज्य की स्थापना स्टार्ट करती हैं और बंगाल के प्रथम गवर्नर के रूप में बनते हैं अंग्रेज के, वो है रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन पूछता है बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन बने, तो रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन बने, तो वारेन हेस्टिंग्स बने थे। ठीक है, फिर बीच बीच में ये कई सारे चार्टर एक्ट लाते हैं, कई सारे रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं और इसी की तरह इस पदों का नाम दिन प्रतिदिन बदलते जाता है और बदलते बदलते आखिर में वायसराय के पद पर जाकर के यह सिलसिला समाप्त हो जाता है। अगला देखिए दोस्तों नंबर 3, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो ये बने फिर से वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की बात अगर करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बने थे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। और फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बने थे प्रथम गवर्नर जनरल। दोस्तों जो अंतिम होता है वही प्रथम बनता है, थोड़ा सा गौर करोगे इस बात पे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने थे। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसे आज़ादी की प्रथम लड़ाई भी कही जाती है। और उसी के बाद भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, इसकी बागडोर छीन ली जाती है और भारत में सम्राट का शासन शुरू होता है और इस पद का नाम बदल करके वायसराय कर दिया जाता है और इस तरह से भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारत के अंतिम वायसराय बने हैं लॉर्ड माउंटबेटन। और जब भारत आज़ाद हो गया दोस्तों, जब अंग्रेज यहाँ से चले गए हैं तो उन्होंने जाने के साथ ही अपना यह पद भी अपने साथ लेके चले गए, ये पद खत्म हो गया और फिर से भारत में गवर्नर जनरल का पद एक्टिव हो जाता है और इस तरह से स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन जब अंग्रेज भारत से चले गए और फिर एक अंग्रेजी ही भारत का हेड बना हुआ है, इस बात से भारतीयों को बड़ा तकलीफ थी और उन्होंने इन्हें हटाने का जो है वो बात कही और फाइनली
भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में इनको हटाने के बाद बने सी राजगोपालाचारी, और इसके बाद भारत में अपना संविधान बन जाता है और इस पद के इक्विवेलेंट हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद बना दिया जाता है। इसी के साथ ये जो पद है आपका गवर्नर जनरल का, इसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, डिटेल वीडियो अभी आना बाकी है। अगला कंपनी जो आई दोस्तों वो थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन्होंने अपना जो कंपनी की स्थापना की ये 1616 ईस्वी में किया था। दोस्तों डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी बस्तियां, जो प्रमुख बस्तियां बसाई वो बताई थी त्रावणकोर, जिसे आज हम त्रावणकोर के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु में है, ये 1620 में, और श्री रामपुर में भी अपनी बस्तियां लगाई थी जो बंगाल में है 1676 ईस्वी में। दोस्तों अगर हम बात करें, डेनिश जो थे दोस्तों ये थे डेनमार्क के। कहाँ के थे दोस्तों ये? तो ये थे डेनमार्क के, तो याद रखना डेनमार्क। और डच जो थे ये थे आपके नीदरलैंड के। ठीक है, आगे देखें तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये अपनी जो है सारी संपत्ति जो है वो दे करके अंग्रेजों को हैंड ओवर कर देते हैं और वापस डेनमार्क लौट जाते हैं। कब में? तो 1845 में। तो इस तरह से डेनमार्क की जो ये कंपनी थी इसकी भी कहानी भारत में उतनी ज़्यादा नहीं है पढ़ने को, तो थोड़ा बहुत चंद पॉइंट है जिसे आपको देखना है। और आखिर में देखते हैं हम लोग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो इस वीडियो की लास्ट कंपनी है, और इसके साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त कर देंगे। चलिए, इसकी स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट की सहायता से भारत में की गई थी। ठीक है, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 में लगाई थी, और फिर से इन्होंने पुदुचेरी पर भी अपना अधिकार कर दिया, जो उस समय पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था, अपना अधिकार कर लेते हैं 1673 में। किनका अधिकार होता है दोस्तों? फ्रांसीसियों का। और फ्रांसीसी इसको किससे जीतते हैं, किससे अपने अधिकार में लेते हैं? तो याद रखना वलीकोंडापुरम के एक मुस्लिम सूबेदार है शेर खान लोदी, इनसे इन्होंने पौंडीचेरी को या पुदुचेरी को अपने अधिकार में ले लिया था, हासिल कर लिया था। दोस्तों अगर हम बात करें तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच काफ़ी युद्ध हुए, काफ़ी टकराव चला दोनों के बीच, और इन दोनों व्यापारिक कंपनियों के बीच जो युद्ध हुए दोस्तों उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं इतिहास में, कर्नाटक युद्ध के नाम से। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत आने वाली किन किन व्यापारिक कंपनियों के बीच हुए युद्ध को कर्नाटक युद्ध कहा जाता है? तो वो है फ्रांसीसी और अंग्रेज की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों कर्नाटक के 3 युद्ध हुए जिसे हम प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध दोस्तों 1746 से लेकर के 1748 तक चला था, और इसे एक समझौते के द्वारा दोस्तों समाप्त किया जाता है, और इसका अंत हम देखें तो अंत होता है एला सापल की संधि। ये संधि याद रखना है दोस्तों, एला सापल की संधि। और इस समय फ्रांसीसी गवर्नर थे ड्यूप्ले, याद रखना ड्यूप्ले के शासनकाल में यह संधि होता है, और फिर ये युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर कुछ साल, चंद 1 साल के बाद ही कह लीजिए, कर्नाटक का दूसरा युद्ध होता है, और यह चलता है दोस्तों 1749 से लेकर के 1754 के बीच में, और इसका अंत होता है पौंडीचेरी की संधि से। और उस समय फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले की हार हो जाती है दोस्तों, और इनको हराने के बाद इनको वापस बुला लिया जाता है, और गोंडह्यू ये नए गवर्नर के रूप में भारत आ जाते हैं। तीसरा कर्नाटक का युद्ध दोस्तों देखें तो 1756 से लेकर के 1763 के बीच में हुआ था। दोस्तों इस युद्ध को हम सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ दे कि सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा कौन सा कर्नाटक युद्ध बना, तो वो तीसरा कर्नाटक युद्ध बना था। दोस्तों इस युद्ध को पेरिस के संधि के द्वारा समाप्त किया जाता है, जिस समय उसके जो फ्रांसीसी गवर्नर थे उनका नाम था गोंडेहू। ठीक है, कर्नाटक युद्ध के तीसरे युद्ध को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सप्तवर्षीय युद्ध, जिसकी शुरुआत 1756 में हुई थी। आगे देखिए दोस्तों, तो फ्रांसीसियों का अंत कैसे होता है? तो 1760 में सर आयरकूट
के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी के बीच युद्ध होता है, जिसे हम वांडी वास का युद्ध भी कहते हैं। याद रखना क्वेश्चन क्या पूछेगा, वांडी वास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। किसके बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, जिसमें फ्रांसीसियों को बुरी तरह हार हो जाती है, ये हार जाते हैं और इसी के साथ भारत में फ्रांसीसियों का व्यापार समाप्त हो जाता है। और फाइनली 1761 में अंग्रेजों ने जो पौंडीचेरी है, इससे फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीन लेते हैं। किससे छीनते हैं दोस्तों? तो फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी छीन लेते हैं और फ्रांसीसियों का अंत हो जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, बस कुछ ही चंद दिनों में। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए एक और बेहतरीन क्लास का। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।